हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं मई मंथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रिंट आउट लेकर, तो आप इसका PDF क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा, इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं आप, प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको प्रीवियस मंथ के भी वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छे से आप वहाँ पर उन मंथ को कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स, बानो मुश्ताक की हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक द्वारा लिखी गई एक कन्नड़ किताब येदिया हंदते का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी अनुवाद है। इस अनुवाद को दीपा भस्टी ने किया है। ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शॉर्ट लिस्ट में जगह मिली और विजेता बनी। इस पुस्तक में 12 लघु कहानियां हैं जो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के जीवन की सच्चाई को दर्शाती हैं। तो किस कृति के लिए प्रदान किया गया? हार्ट लैम्प। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इसे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज कहा जाता था। ये उन पुस्तकों को दिया जाता है जो यूके या आयरलैंड में इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रकाशित होती हैं। 2024 में ये पुरस्कार किसको मिला था? किताब काइरोस को, जिसे जेनी अर्पेनबेक ने लिखा और माइकल हॉफमैन ने ट्रांसलेट किया था। ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल 13 से 24 मई 2025 तक कांस, फ्रांस में आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल में ईरानी फिल्मकार जफर पनाही की फिल्म है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को पाल्म डी ओर पुरस्कार दिया गया है। तो किसने जीता है? जफर पनाही। बी आंसर सही होगा, इनकी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को। ये पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान होता है जो बेस्ट फीचर फिल्म को दिया जाता है। यहाँ पर बी आंसर। अगला लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो राइट टू मैटरनिटी लीव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि मैटरनिटी लीव महिलाओं का फंडामेंटल राइट है। यह अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है जो कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये मामला तमिलनाडु की एक महिला शिक्षक से जुड़ा था जिसे दूसरी शादी के बाद मैटरनिटी लीव नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिप्रोडक्टिव राइट्स का हिस्सा माना और कहा कि सभी महिलाओं को मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर राइट टू मैटरनिटी लीव, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 2 मई 2025 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। भारत की रैंक 2024 में 159 थी, जो 2025 में सुधर कर कितनी हो गई है? 151 हो गई है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। टॉप रैंक पर लगातार 9वीं बार नॉर्वे है। कौन सा देश है? नॉर्वे। सबसे नीचे 180वें स्थान पर है इरिट्रिया। हर साल ये रिपोर्ट 180 देशों की मीडिया स्वतंत्रता के आधार पर जारी की जाती हैं। 3 मई को हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर डी आंसर 151। नेक्स्ट है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 26 से 27 मई 2025 को 46वें आसियान समिट का आयोजन कुआलालंपुर में किया गया, मलेशिया में। इस समिट की थीम क्या थी? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी समावेशिता और स्थिरता। आसियान की बात करें तो क्या है इसका फुल फॉर्म है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 11 देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन 1992 से भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर है। क्लियर? तो यहाँ पर 2025 में 46वां आसियान समिट कहाँ पर आयोजित हुआ है? मलेशिया। ए आंसर। मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कितना FDI प्राप्त हुआ है? तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के रूप में कुल $81.04 बिलियन प्राप्त हुआ है। कितना? $81 बिलियन। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। पिछले वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 71.28 बिलियन था, यानी इस बार 14% की बढ़त हुई है।
सर्वाधिक एफडीआई भारत के सर्विस सेक्टर में आया है, लगभग 19%। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में 16% एंड ट्रेडिंग में 8%। टॉप रिसीविंग स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर आए, 39% उसने एफडीआई प्राप्त किया है। कर्नाटक 13% एंड थर्ड नंबर पर आए दिल्ली। टॉप कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से 30%, फिर मॉरिशस से 17% एंड यूनाइटेड स्टेट से 11%। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनको भी दिमाग में रख के चलिएगा। यहाँ पर $81.04 बिलियन सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए WHO द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो मई 2025 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO की 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई। इसमें WHO ने भारत को ट्रेकोमा बीमारी के उन्मूलन मतलब एलिमिनेशन के लिए प्रमाण पत्र दिया है। भारत ने 8 अक्टूबर 2024 को खुद को ट्रेकोमा फ्री घोषित किया था। इससे पहले नेपाल और म्यांमार भी इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। ट्रेकोमा बीमारी की यहाँ पर बात करें हम तो ये आंखों का एक संक्रामक रोग है जो गंदगी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होता है। ब्लाइंडनेस, अंधापन का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसका कारण होता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नाम का एक बैक्टीरिया। तो भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए WHO द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ट्रेकोमा, बी आंसर। नेक्स्ट है, MR श्रीनिवासन का मई 2025 में निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? लिटरेचर, साइंटिस्ट, मेडिसिन या म्यूजिक? तो फ्रेंड्स, किस क्षेत्र से संबंधित थे? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। MR श्रीनिवासन भारत के एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान दिया है। वे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। 1955 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जुड़े रहे। भारत के पहले न्यूक्लियर पावर स्टेशन के प्रोजेक्ट इंजीनियर बने। NPCIL के चेयरमैन भी रहे। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों प्राप्त हैं। 1984 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो MS श्रीनिवासन साइंटिस्ट, बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में कौन सा समझौता अपनाया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मई 2025 में पेंडेमिक एग्रीमेंट अपनाया है। इसे 124 देशों ने स्वीकार किया है। ये दुनिया की पहली पेंडेमिक ट्रीटी है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा, पेंडेमिक एग्रीमेंट। इसके गोल्स की बात करें तो सभी को बराबर वैक्सीन और ट्रीटमेंट देना इसका एक इम्पॉर्टेंट गोल है। देशों के बीच पेंडेमिक डेटा शेयरिंग करना, मजबूत हेल्थ सिस्टम को बनाना। तो विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में कौन सा समझौता अपनाया गया है? पेंडेमिक एग्रीमेंट। अगला लेते हैं क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन मई 2025 में दीव के घोघला बीच पर हुआ था। इसमें कुल 14 मेडल जीतकर मणिपुर पहले स्थान पर आए। कौन सा राज्य? मणिपुर। सॉकर, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेल यहाँ पर आयोजित किए गए थे, जिसमें सबसे अधिक पदक जीतकर मणिपुर जो है वो पदक तालिका में शीर्ष पर आए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी SSC की एग्जाम आने वाली है। करंट अफेयर का वैसे भी देखिए वेटेज इतना बढ़ चुका है एग्जाम के अंदर, तो हमको इसको बिल्कुल सीरियसली फॉलो करना है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमको दिमाग में रखते हुए चलना है। एग्जाम में अगर आप देखोगे ना लगभग 20-25% करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है। इसके अलावा बचा हुआ जो पार्ट है लगभग 60-70% वो हमको GS का देखने को मिलता है। अगर आप उसको भी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो तो स्पेशल अभी मैंने आप सभी के लिए SSC CGL एग्ज़ाम आने वाला है, तो जो 100 आवर का मेरा कोर्स है उसको मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर निकाला है कि आप 500 रुपये में 100 आवर GS के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी रहेगी 5 महीना। स्पेशली SSC CGL 2025 के लिए ही मैंने ये आपके लिए पैकेज लॉन्च किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक 100 आवर का कोर्स नहीं लिया है वो तुरंत ले, आपको GS के अंदर फ़ायदा ही मिलना है। देखिए 25 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। 25 में से 7-8 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, बचे हुए 18 क्वेश्चन के आसपास हमको GS के आते हैं। अब उन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है, तो अगर आप पूरा सिलेबस लेके बैठ जाओगे लास्ट टाइम पे तो कुछ भी नहीं होने वाला, सीधे सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे। तो बेटर है कि आप टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। क्या एग्जामिनर पूछता है, कैसे क्वेश्चंस बनाता है, इसके लिए ही मैंने ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर प्लान करके मेहनत करके आपके लिए कोर्स बनाया है सिर्फ इसी दिन के लिए। तो जाइए अभी कोर्स ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। 500 रुपीज़ में 100 आवर GS का आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं 5 मंथ वैलिडिटी के साथ में। इसका ऑप्शन क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी है, आप वहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, फाउंडेशन कोर्स में जाओगे, वहाँ पर कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये जो सरप्राइज़ है छोटा सा ये पसंद आया होगा। 100 आवर की प्राइस आप अक्सर बोलते रहते हो कि सर कम करो कम करो,
तो आपके लिए अब कम भी कर दी है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करिए एंड अपने टारगेट तक पहुँचिए, सिलेक्शन तक पहुँचिए। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो HDI इंडेक्स में भारत की रैंक पूछ रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने 2025 में HDI इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत की रैंक क्या रही है? 130 रही है। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। 2022 में बात करें फ्रेंड्स तो भारत की रैंक 133 थी। HDI इंडेक्स हर साल निकाली जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि इससे किसी देश की हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के बेसिस पर डेवलपमेंट को नापा जाता है। 1990 से स्टार्ट हुआ था। 2025 में टॉप रैंक की बात करें तो पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है। कौन सा देश रहा है? आइसलैंड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HDI इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 130। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ देश के ला प्रिंसा न्यूज़पेपर को यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 दिया गया है। निकारागुआ देश 2007 से डिक्टेटरशिप में है। 2024 में ये अवार्ड फिलिस्तीन के जर्नलिस्ट को दिया गया था गाजा की कवरेज के लिए। 2025 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? ला प्रेंसा को दिया गया है, जो कि एक न्यूज़पेपर है निकारागुआ देश का। सी आंसर। 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। बेसिकली ये डायमंड लीग जो होता है ये एक मल्टीपल इवेंट का एक टूर्नामेंट होता है। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें फाइनल आयोजित होता है। देन फिर यहाँ पर डायमंड लीग जो है वो खिताब दिया जाता है। तो उसी सीरीज में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सेकेंड स्थान जो है वो प्राप्त किया है। उनका थ्रो रहा है 90.23 मीटर, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड भी है और पहली बार नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर से ज़्यादा का थ्रो करा है। 90.23 मीटर उन्होंने भाला फेंका है। यहाँ पर सिल्वर बी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्री हरि LR भारत के 86वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्री हरि LR को ग्रैंड मास्टर का खिताब एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप के उनके प्रदर्शन के बाद दिया गया है, जिसका आयोजन UAE में किया गया था। बात करते हैं कि किस राज्य से आते हैं ये, तो ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। चेन्नई, तमिलनाडु से। इनसे पहले 85वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो श्याम निखिल P भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर थे, जिन्हें यह टाइटल 2024 में दिया गया था। 86वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्री हरि LR। अगला है, किस राज्य के AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया है? तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। यह इनिशिएटिव असम में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बेसिकली अंकिता ये एक AI आधारित वर्चुअल न्यूज़ एंकर हैं। इसे असम सरकार के लोक सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा कई संस्थाओं से मदद लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पर असम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत और चीन के मध्य 5 साल बाद पुनः लिपुलेख व नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति बनी है। ये दोनों दर्रे क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुनः शुरू होने की घोषणा की थी। यह यात्रा जून से अगस्त 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। कुल 750 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी। माउंट कैलाश की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी ऊंचाई 6638 मीटर है और इसे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड बोन रिलीजन द्वारा पवित्र शिखर माना जाता है। यहाँ पर देखिए हमने 2 दर्रों की बात करी, लिपुलेख पास और नाथुला पास की। तो लिपुलेख पास कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और नाथुला पास जो है ये सिक्किम में स्थित है। क्लियर? तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, उत्तराखंड एंड सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यू दिल्ली में आयोजित सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो न्यू दिल्ली में एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का सेकेंड एडिशन आयोजित किया गया। इसमें भारत ने 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मेडल टैली में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 83। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बनाना है और इसे बढ़ावा देना है। फर्स्ट एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 2017 में किया गया था ढाका, बांग्लादेश में। वहां पर भी भारत जो है वो विनर रहा था। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, हर साल 21 जून को योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशन ने 2014 में घोषित किया था। पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में प्रकाशित सिप्री की रिपोर्ट
ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के अनुसार भारत का वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा स्थान है? तो सिप्री ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गया है। 2023 में भारत का 4th स्थान था, 2024 में भारत 5th नंबर पर है। 2024 में इंडिया ने 86.1 बिलियन खर्च किया था, जो पिछले साल से 1.6% ज़्यादा है। इंडिया का डिफेंस खर्च पाकिस्तान से अगर हम कंपैरिजन करें तो करीब 9 गुना ज़्यादा है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो 30वें नंबर पर आता है, भारत 5th नंबर पर आता है। दुनिया के टॉप 5 स्पेंडर्स ने कुल मिलाकर 60% ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया है। इन टॉप 5 में आते हैं, देखिए कौन? यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, जर्मनी और इंडिया। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। अगर भारत को यूएस से कंपैरिजन करें तो भारत ने कितना खर्च किया है? 86.1 बिलियन डॉलर खर्च किया है। और यूएस ने कितना खर्च करा है? 916 बिलियन डॉलर। सोचो कितना ज़्यादा है। तो अभी भी अगर यूएस से अगर टक्कर लेनी है तो कहाँ तक हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, 5th। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? कौन चुनी गई है? खुनियंग पटामा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट ने चुना गया है। खुनियंग पटामा थाईलैंड से आती है और बीडब्ल्यूएफ की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। बीडब्ल्यूएफ की बात करें तो बैडमिंटन को गवर्न करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है, स्टेब्लिश हुई थी 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से। फिर आगे चलकर 1981 में इसे वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन से मर्ज कर दिया गया। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। अगला है, एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यूपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेजन ने प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत 27 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इन सैटेलाइट्स को केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। ये प्रोजेक्ट कुइपर का पहला बड़ा ऑपरेशन है। देखिए प्रोजेक्ट कुइपर की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। ये एक सैटेलाइट इंटरनेट कंसल्टेशन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में फास्ट और अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड देना है। इसके तहत 3200 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। यहाँ पर अमेजन सी आंसर। नेक्स्ट है 2025 सुदीरमन कप किसने जीता है? तो चाइना के जियामेन में 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक 19 सुदीरमन कप का आयोजन किया गया। इसमें चाइना ने फाइनल रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है और सुदीरमन कप जो है वो अपने नाम किया है। सेकंड प्लेस पे कौन रहा है? साउथ कोरिया रहा है और तीसरे स्थान पे रहा है इंडोनेशिया। सुदीरमन कप की बात करें तो हर 2 साल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा यह आयोजित किया जाने वाला एक इंटरनेशनल मिक्स टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 2025 में इसका ये 19th एडिशन था। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर सी आंसर। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज को हाल ही में जर्मनी की पार्लियामेंट ने नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। जर्मनी में प्रेसिडेंट चांसलर पद के लिए नाम जारी करता है, जिसके बाद पार्लियामेंट में उसके लिए वोटिंग की जाती है। फ्रेडरिक मर्ज की बात करें तो ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता हैं और उन्होंने 630 में से 325 वोट प्राप्त करे हैं और नए चांसलर बने। ये दूसरे सबसे ओल्डेस्ट चांसलर भी होंगे। देखिए जर्मनी के चांसलर की बात करें, उसकी पोजीशन की बात करें तो जर्मनी की फेडरल गवर्नमेंट का ये हेड होता है, कैबिनेट का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और उसे लीड करता है। अब तक 36 चांसलर रह चुके हैं, 35 पुरुष और 1 महिला। एंजेला मर्केल एकमात्र महिला चांसलर रही हैं। अभी हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? फ्रेडरिक मर्ज। सी आंसर। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौता किया है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। अभी हाल ही में मई 2025 में इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम के द्वारा की गई। अगर हम बात करें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच किया जाता है। इसमें देश आपस में ट्रेड बढ़ाने के लिए टैक्सेस को कम या पूरी तरीके से हटा देते हैं। इससे 2 देशों के बीच ट्रेड बढ़ता है। भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या होता है? तो भारत ने बहुत सारी चीज़ों में कटौती की है, जैसे कि विस्की और गिन अल्कोहल पर टैक्स 150% से सीधे 75% कर दिया है। व्हीकल इंपोर्ट पर 100% से 10% टैक्स कर दिया गया है और कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस प्रोडक्ट्स, इन सभी पर भी टैक्स में कमी की गई है। यूके द्वारा क्या क्या कटौती की गई है कि भारत के 99% गुड्स के लिए यूके ने 0 कस्टम ड्यूटी कर दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, चर्चा में रही किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद
8 मई की सुबह को पाकिस्तान ने नॉर्थर्न और वेस्टर्न इंडिया में कई मिलिट्री टारगेट को ड्रोन और मिसाइल से टारगेट किया था। भारत ने इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और S-400 मिसाइल सिस्टम से न्यूट्रलाइज किया था। तभी से S-400 काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी कैपेबिलिटीज़ के लिए भारत का सुदर्शन चक्र कहा गया है। तो सुदर्शन चक्र के नाम से किसे पुकारा जाता है? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए S-400 डिफेंस सिस्टम क्या होता है या फिर ड्रोन अटैक क्या होता है, इस पर मैंने बहुत अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो आपको दे रखा है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं S-400 क्रेजी जी के ट्रिक या ड्रोन अटैक क्या होता है क्रेजी जी के ट्रिक सर्च करेंगे आगे लिखकर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए पोप के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को 267वें पोप के रूप में हाल ही में चुना गया है। उन्होंने अपना नाम क्या रखा है? पोप लियो 14 रखा है। यह पहली बार है कि कोई यूएस सिटीजन पोप बना है, इसलिए काफी ज़्यादा सुर्खियों में है। यह बेसिकली चुनाव जो है पोप फ्रांसिस की मृत्यु जो 21 अप्रैल को हुई थी उसके बाद हुआ। अगर हम बात करें कि पोप कौन होता है तो पोप दुनिया के रोमन कैथोलिक चर्च के हेड होते हैं। यह पद 1st सेंचुरी से चला आ रहा है। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, रॉबर्ट फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में ये अवार्ड 7 लोगों को दिए गए हैं। बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो विनर होता है उसको $2 लाख का अमाउंट जो है वो दिया जाता है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास अमाउंट जो है वो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो ग्रीन नोबेल को किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के नाम से। बी आंसर। हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की क्या रैंक है? तो हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 को जारी किया। इसमें पूरी दुनिया में 117 गीगावाट नई विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुई है, जिससे टोटल कैपेसिटी अब 1136 गीगावाट हो गई है। इसमें सबसे शीर्ष पर चाइना है, सेकेंड नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे नंबर पर जर्मनी एंड चौथे नंबर पर आता है भारत। पहली बार ये रिपोर्ट 2006 में जारी की गई थी। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, भारत की क्या रैंक है? 4th नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को प्रदान किया गया है? कितने सांसदों को दिया गया है? 17 MPs को एंड 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को। ये इन अवार्ड का 15th एडिशन है। यह अवार्ड हर साल सांसदों को उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, इन 2 कमेटी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य बस यही है कि बेस्ट MPs को अवार्ड दिया जाए अलग अलग विषय में योगदान के लिए। तो यहाँ पर 17 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा AMCA प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई। AMCA का पूर्ण रूप क्या है? तो AMCA प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक भारतीय लड़ाकू विमान फाइटर जेट बनाने की योजना है। इस विमान को भारत खुद बना रहा है। देखिए पर्पस की बात करते हैं AMCA के, तो भारत को एक ऐसा फाइटर जेट देना इसका मेन पर्पस है जो 5th जनरेशन का हो, यानी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो। ये एयरक्राफ्ट रडार से बच सकता है, इसी के साथ साथ दुश्मन पर तेजी से हमला भी कर सकता है। भारत की एयरफोर्स को और मजबूत बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत के जो ओल्ड फाइटर जेट्स हैं जैसे कि MiG-21 अब वो रिटायर हो रहे हैं। चाइना एंड पाकिस्तान जैसे देशों के पास न्यू एंड एडवांस फाइटर जेट्स हैं। तो भारत खुद का AMCA फाइटर जेट्स बना रहा है जो 5th जनरेशन का होगा। इसके लिए टोटल बजट 15,000 करोड़ का है। साथ ही भारत के पास अभी 4.5 जनरेशन के जेट्स हैं जैसे कि राफेल है, सुखोई है, तेजस है। तेजस की बात करें तो ये भारत का एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है। तो यहाँ पर AMCA का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बी आंसर। पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है? तो पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है? आइजोल। मिजोरम की कैपिटल आइजोल को बेरारी सेरांग लाइन के माध्यम से नेशनल रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। अब तक मिजोरम में बात करें तो ट्रेन केवल 1.5 किलोमीटर तक ही जाती थी। बेरारी सेरांग लाइन 51 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे प्रोजेक्ट है जिसकी लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मिजोरम 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है जिसकी कैपिटल नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। तो यहाँ पर आइजोल सी आंसर करेक्ट होगा। अगला है, किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग
व वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इंडियन क्रिकेटर टीम के देखिए फॉर्मर कैप्टन अनिल कुंबले को स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। किस राज्य ने? कर्नाटका ने। अनिल कुंबले फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ट्री प्लांटिंग एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जागरूकता फैलाएंगे और युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास करेंगे। वे पहले कर्नाटका वाइल्ड लाइफ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनिल कुंबले के बारे में आपको पता ही होगा। 1999 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एक ही पारी में सभी 10 विकेट इन्होंने लिए थे। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे केवल दूसरे गेंदबाज हैं। पहले कौन थे? जिम लैकर थे। यहाँ पर कर्नाटका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न बनी है? तो घरेलू पेट फूड कंपनी ड्रूल्स पेट फूड 2025 में भारत की 4th यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। इससे पहले 3 यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो कौन सी है? जनवरी में बनी नेट्राडाइन, एक डीप टेक स्टार्टअप है। अप्रैल में बनी जस्ट पे, एक डिजिटल पेमेंट समाधान प्रदान करने वाली कंपनी है। एंड तीसरी मई में लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म पोर्टर, एक लॉजिस्टिक और सामान ढुलाई सेवा देने वाला प्लेटफॉर्म है। तो ये 2025 के 3 यूनिकॉर्न थे। और अभी चौथी यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ड्रूल्स पेट फूड। देखिए ड्रूल्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। आज ये भारत के सबसे बड़े पेट फूड ब्रांड में से एक हैं। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? ये वह स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी कुल वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कम से कम $1 बिलियन या 8,300 करोड़ से ज़्यादा हो। इसी के साथ साथ वह अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हुई हो, यानी वह प्राइवेट कंपनी हो। तो ये कंडीशन होती है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कनाडा के टोरंटो में हुए एक प्रोग्राम में फेमस स्पिरिचुअल गुरु ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जी को कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें मानव चेतना और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दिया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये एक पब्लिक पॉलिसी ग्रुप है जो कनाडा और इंडिया के बीच रिलेशंस को मजबूत करने का काम करता है। यहाँ पर बी आंसर। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में 4 से 15 मई तक के बीच में किया गया। इसमें महाराष्ट्र ने 158 मेडल जीतकर मेडल टैली में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर आए जिसने 58 गोल्ड जीते, हरियाणा दूसरे नंबर पर आए जिसने 39 गोल्ड जीते और तीसरे नंबर पर राजस्थान रहा है। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। यहाँ पर डी आंसर। अगला है किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? तो 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता है? डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया ने। ये अवार्ड उन्हें जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन और बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट्स में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज की बात करें तो एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसे फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाने या इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इसे। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। 1986 से दिया जा रहा है। पहली बार 1987 में भारत के MS स्वामीनाथन को यह दिया गया था, द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। वे कपिल देव, अभिनव बिंद्रा एंड महेंद्र सिंह धोनी के बाद ये उपाधि पाने वाले 4th इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बने। इससे पहले 2016 में स्पोर्ट्स कोटा के तहत नीरज चोपड़ा को इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। हाल ही में इन्होंने अभी डायमंड लीग में अपना नेशनल रिकॉर्ड जो है वो इम्प्रूव किया है। पहली बार इन्होंने 90 मीटर का थ्रो जो है वो मारा है अभी डायमंड लीग में, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो हर साल 11 मई को इंडिया में नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन 1998 में पोखरण में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑपरेशन शक्ति। इस दिवस की स्थापना PM अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1998 में की गई थी। तो 11 मई 2025 में UPSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को UPSC का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। किसे? अजय कुमार को। अजय कुमार ने किनका स्थान लिया है? प्रीति सुदन का स्थान लिया है। 1 अक्टूबर 2027 तक वो इस पद पर रहेंगे। इससे पहले वो 2019 से 2022 तक डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। UPSC की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 315 से 323 तक उल्लेख किया गया है। तो अजय कुमार बी आंसर। न्यू कैलेडोनिया हाल ही में चर्चा में रहा, यह द्वीप किस देश का हिस्सा है जहां स्वतंत्रता की मांग उठ रही है? तो न्यू कैलेडोनिया एक द्वीप है जो फ्रांस के अधीन आता है। हाल ही में आज़ादी को लेकर आंदोलन तेज हो गया वहां पर, और यह मांग की जा रही है कि न्यू कैलेडोनिया को सॉवरेनिटी इन पार्टनरशिप के तहत फ्रीडम और सेल्फ गवर्नेंस मिले। ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में बात करें तो फ्रांस गवर्नमेंट ने 2024 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रस्ताव दिया। इसके अनुसार 1998 के बाद आए फ्रांसीसी नागरिकों को अब कैलेडोनिया की लोकल इलेक्शन में वोट देने का अधिकार मिलेगा। न्यू कैलेडोनिया के लोग इस पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे उनकी स्थानीय पहचान पर असर पड़ेगा। तो न्यू कैलेडोनिया हाल ही में चर्चा में रहा, यह द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 20 से 22 मई 2025 तक वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। इसमें भारत की तरफ से संतोष कुमार सारंगी ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ये समिट हर साल आयोजित की जाती हैं। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना। तो रॉटरडैम नीदरलैंड। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? कौन बनी है? छोजन अंगमो। माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया इन्होंने। ऐसा करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। इसी के साथ ऐसा करने वाली वह दुनिया की 5वीं महिला भी बनी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा को विकसित किया जा रहा है, उसका संबंध किसके निर्माण से है? तो भारत ने अपनी एयर सेफ्टी को और अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की है। ये परियोजना रूस के S-400 और इजराइल के आयरन डोम जैसी एक स्वदेशी लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट कुशा को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये प्रणाली जो है भारत में मौजूद आकाश, बारक 8, S-400 जैसे सिस्टम से जुड़कर एक जॉइंट एयर डिफेंस नेटवर्क बनाएगी। तो इसका संबंध किसके निर्माण से है? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है। बी आंसर। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके बीच जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? किन राज्यों के बीच शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपस में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के लिए समझौता देखने को मिला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिचार्ज प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत ताप्ती नदी में से 3 कैनल बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य खेती के लिए पानी देना और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। टोटल कॉस्ट आएगी इसकी लगभग 19,500 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर बी आंसर। भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इसके बाद वो भारत के पहले बुद्धिज्म के चीफ जस्टिस बन गए हैं। जस्टिस BR गवई ने जस्टिस संजीव खन्ना को रिप्लेस किया है। महाराष्ट्र से संबंधित है। नवंबर 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने, फिर नवंबर 2005 में परमानेंट जज बने थे। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो BR गवई बी आंसर करेक्ट होगा। शुरी लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? ये मणिपुर में। हाल ही में 20 मई से लेकर 24 मई के बीच में मणिपुर राज्य में 5वां राजकीय शिरुई लिली महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ये मणिपुर का एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसे हर साल मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट आयोजित करता है। पहले इसे मणिपुर के शिरुई विलेज में शिरुई लिली फ्लावर के खिलने पर मनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, 2017 में शिरुई लिली को मणिपुर का राजकीय फूल भी घोषित किया गया है, जिसके बाद इसे राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया। ये फेस्टिवल 4 दिवस तक देखने को मिलता है। तो मणिपुर से संबंधित है। दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू करी है? किसने शुरू करी है? भूटान ने। भूटान ने दुनिया का फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसे भूटान ने बिनेंस पे और DK बैंक के साथ मिलकर शुरू किया है। इस सिस्टम से फायदा क्या होगा? इस पेमेंट सिस्टम से अब भूटान में टूरिस्ट जो है डिजिटल करेंसी से पेमेंट कर पाएंगे। तो सी आंसर भूटान। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने अपनी बुक नैरेटिव ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स का विमोचन किया है। इन्होंने अपनी बुक में न्यायपालिका की व्यवस्था और अपने अनुभवों के बारे में बताया है। NV रमना की बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। 2021 से लेकर 2022 तक भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो किसके द्वारा लिखी गई है? NV रमना के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर ने
मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने करी है? विराट कोहली ने। टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा करी इन्होंने। कुछ समय पहले हमको देखने को मिला था कि रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी। यहाँ पर विराट कोहली करेक्ट आंसर होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली विधानसभा कौन सी बनने जा रही है? तो हाल ही में दिल्ली में LG सक्सेना ने दिल्ली असेंबली में 500 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने का इनॉग्रेशन किया। ये सोलर प्लांट 45 दिनों में तैयार हो जाएगा। पूरी दिल्ली असेंबली को ऊर्जा देगा, जिसके बाद दिल्ली असेंबली भारत की पहली असेंबली होगी जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलेगी। इस पहल से दिल्ली सरकार हर महीने 15 लाख रुपए बचाएगी। तो दिल्ली विधानसभा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में घोषणा की है कि हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। 2014 में आयुर्वेद और अदर मेडिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन किया गया। आयुष में आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी इन पद्धति को शामिल किया जाता है। यहाँ पर 23 सितंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से विविध मामलों पर सलाह ले सकते हैं? तो मई 2025 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं और इसी के साथ उन्होंने यह सवाल भी पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 200 और 201 के तहत स्टेट बिल्स को संभालने के लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन और गाइडलाइन सेट कर सकता है। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से विविध मामलों पर सलाह ले सकते हैं? तो बी आंसर। हर साल 16 मई को सिक्किम अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। भारत में सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो हर साल सिक्किम राज्य अपना फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करता है? 16 मई को। इसी दिन 16 मई 1975 को 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे भारत में एक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसे इंडियन यूनियन में जोड़ा गया। सिक्किम के भारत में जुड़ने के इतिहास को लेकर बात करें तो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य घोषित किया गया। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत सिक्किम की फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस का काम भारत को दे दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन का काम चोंग्याल राजवंश द्वारा किया गया। अप्रैल 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ जिसमें 97.5% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट ने 36वें संविधान संशोधन को पारित किया और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बी आंसर। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। मई 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। इन्होंने जस्टिस BR गवई को रिप्लेस किया है जिन्हें भारत का अगला चीफ जस्टिस बनाया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत बनाया गया। 9 नवंबर 1995 को ये स्टैब्लिश हुई थी। यहाँ पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कर्रेगुट्टा हिल्स भारत में कहाँ पर स्थित हैं? तो कर्रेगुट्टा हिल्स छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना की सीमा पर स्थित हैं। हाल ही में यहाँ पर 31 नक्सली को मार गिराया गया। इस हिल पर सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कर्रेगुट्टा हिल्स नक्सली ग्रुप का हेडक्वार्टर मानी जाती थी जिसे अब भारतीय सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये पूरा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का हिस्सा था जिसे 21 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवादियों के खिलाफ शुरू किया गया था। ऑपरेशन 11 मई को कर्रेगुट्टा हिल्स पर कब्जा करने के बाद खत्म हुआ है। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा ए आंसर। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक देश एक धड़कन पहल को शुरू किया गया। ये कैंपेन 100 दिनों तक चलाया जाएगा। इसके तहत हिस्टोरिकल मोमेंट्स को तिरंगे की इमेज से चमकाया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहां पर आयोजित किया गया? तो 15 मई को पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया गया और यह मेला 25 मई 2025 तक आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत बद्रीनाथ के पास माणा गांव में केशव प्रयाग में की गई। ये कुंभ मेला 12 साल बाद आयोजित किया जा रहा है और यहीं पर रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, माणा गांव जो है यहाँ पर सरस्वती रिवर का उद्गम जो है वो माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास ने यहीं पर ही महाभारत की रचना की थी।
इस मेले की बात करें तो यह हर 12 साल में लगता है जब बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करता है। केशव प्रयाग की बात करें तो माणा गांव में स्थित है। अलकनंदा और सरस्वती रिवर का संगम माना जाता है, तो यहाँ पर माणा उत्तराखंड सी आंसर करेक्ट होगा। 2025 में ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो ला लीगा 2024-25 सीजन का आयोजन अगस्त 2024 से मई 2025 तक किया गया, जिसमें बार्सिलोना ने टेबल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो कौन जीता है? FC बार्सिलोना। ला लीगा की बात करें तो स्पेन का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर फुटबॉल लीग टूर्नामेंट है। 20 क्लब पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। 1929 में ये शुरू हुआ था। इस बार बार्सिलोना का ये 28वां खिताब है, जबकि सबसे ज्यादा बार रियल मैड्रिड जीत चुकी है 36 बार। आगे बढ़ते हैं। सागर में सम्मान पहल को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं का मैरीटाइम सेक्टर में योगदान बढ़ाना है। ये इनिशिएटिव मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत लाया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत को 2047 तक मैरीटाइम सेक्टर में एक लीडर बनाना। 18 मई को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? इंडोनेशिया में। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है और इंडोनेशिया के 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक हैं। तो माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी, इंडोनेशिया ए आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 22 मई को। यूनाइटेड नेशन ने इसे 8 फरवरी 2001 को मान्यता दी थी, जिसके बाद इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मई 1992 को एडॉप्ट की गई कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की याद में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यही है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना, उसके संरक्षण के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो 22 मई। हाल ही में किस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिला है? तो हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेके के कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। तपन कुमार को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक 2022 में बनाया गया था। जून 2026 तक वो इस पद पर रहेंगे। आईबी की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिए एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। यहाँ पर तपन कुमार डेका। नेक्स्ट है, मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस केम्पैया सोमशेखर को हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस केम्पैया सोमशेखर की बात करें तो ये पहले कर्नाटका हाई कोर्ट में जज थे। देखिए, हाई कोर्ट जज की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, द वुमेन हु रन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को? डॉक्टर स्नेह भार्गव के द्वारा। एम्स की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर डॉक्टर स्नेह भार्गव ने अपनी किताब द वुमेन हु रन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर को लॉन्च किया है। इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें एम्स का डायरेक्टर बनाने और उसी दिन उनकी मृत्यु होने की बात की घटनाओं के बारे में बताया है। डॉक्टर स्नेह भार्गव की बात करें तो इंडियन रेडियोलॉजिस्ट हैं। 1991 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। अच्छा, बुक की बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट एक बुक और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा द्वारा द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ बुक को भी लॉन्च किया गया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको भी रख के चलेगा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। इन्हें पहली बार अगस्त 2022 में DRDO का प्रमुख नियुक्त किया गया था। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन कार्यरत एक प्रमुख संस्था है। 1958 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। DRDO के पास वर्तमान में 52 प्रयोगशालाएं हैं। चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। बी आंसर। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रधानमंत्री ने पटना स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। पटना एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा किया गया है। यहाँ पर बिहार। चर्चा में रहे खिलाड़ी महेंद्र गुर्जर किस खेल से संबंधित हैं? तो भारत के महेंद्र गुर्जर ने रिसेंटली स्विट्जरलैंड में हुए पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में
पुरुषों की जेवलिन F42 कैटेगरी में 61.17 मीटर भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे वो। उन्होंने ब्राज़ील के रोबर्टो का 2022 में बनाया गया रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है 59.19 मीटर का। F42 कैटेगरी की बात करें तो उन फील्ड एथलीट्स के लिए होती है जिनका एक पैर सामान्य रूप से कम काम करता है। तो महेंद्र गुर्जर जो है ये जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित हैं। ऑपरेशन हॉक 2025 किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने वाले लोगों को अरेस्ट करना। इसके तहत सीबीआई ने मुंबई और मैंगलोर में मल्टीपल जगह पर रेड्स किए हैं। ये ऑपरेशन सीबीआई ने यूएस अथॉरिटीज से मिले इनपुट के बाद किया है। तो ऑपरेशन हॉक 2025 किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? सीबीआई के द्वारा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? डिफेंडर सुभाषिष बोस को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। वहीं अगर वुमेन्स की बात करें तो खिलाड़ी सौम्या हैं, उन्हें वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। दोनों कैटेगरी में थोड़ा दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा भाखड़ा नागल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। ये डैम सतलुज रिवर पर बना हुआ डैम है, जिसका मैनेजमेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है। भाखड़ा नागल डैम में देखिए दो डैम आते हैं, एक भाखड़ा डैम जो कि हिमाचल में है और नागल डैम जो कि पंजाब में है। हाल ही के दिनों में अभी हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी देने के संबंधित विवाद हमको देखने को मिला, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था। भाखड़ा नागल ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी आंसर यहाँ पर। किस नदी में बना हुआ है ये जरूर ध्यान रखिएगा, सतलुज रिवर पर। अगला क्वेश्चन है त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम केरल में हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे 6 मई को हाल ही में अभी सेलिब्रेट किया गया। यह मुख्य रूप से केरल में स्थित त्रिशूर के वडक्कुनाथ मंदिर में मनाया जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह त्यौहार केरल के कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज का प्रतीक भी माना जाता है, तो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच बनाया जाएगा? किन 2 राज्यों के बीच बनाया जाएगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर जो है वो बनाने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य चीतों को आने जाने के लिए सुरक्षित मार्ग देना है। देखिए चीतों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इनका पहला घर कौन सा रहा है? कूनो नेशनल पार्क रहा है। उसके बाद इन्हें गांधी सागर सेंचुरी में शिफ्ट किया गया, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में स्थित हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीतों का दूसरा घर जो है भारत में वो कहाँ पर है? गांधी सागर सेंचुरी है। भारत में चीते जो है वो 1952 में विलुप्त घोषित किए गए थे। इसके बाद 2022 में प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया, जिसके तहत चीते की पॉपुलेशन वापस लाने के लिए काम शुरू किया गया और 8 चीतों को नामीबिया से और 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। ध्यान रखिएगा भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं मई मंथ के। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं जिसे आप प्रिंट आउट लेकर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर PDF सेक्शन में मंथली करंट अफेयर फोल्डर में आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है SSC वाले बच्चों के लिए, आने वाले टाइम में अभी हमको SSC CGL का पेपर देखने को मिलने वाला है और SSC वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली GS को लेकर मेरा जो 100 आवर का कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर अवेलेबल है। 500 रुपीज़ में 5 मंथ के लिए आप उसको एनरोल कर सकते हैं। और ये कोर्स इसी समय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि लास्ट 2-3 महीने के अंतर्गत हम किस तरीके से GS का पोर्शन जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का GS में हाथ थोड़ा सा तंग है वो ये कोर्स की तरफ जा सकते हैं। 500 रुपये हैं, कोई भी बड़ा देखिए यहाँ पर प्राइस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल रखा है आप सभी के लिए। अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तुरंत क्लिक कर आप ले पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाओगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा जिसमें आपको ये पैकेज मिल जाएगा। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।